देखिए बच्चों, आपको हमने कल विद्युत फ्लक्स बताया था और उस विद्युत फ्लक्स में थोड़ा बहुत रह गया था। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं आपको। पढ़ाई से कभी भी डरने की आपको जरूरत नहीं है। एक बार यदि आप ढंग से सोच लोगे तो उत्तर आ जाएगा। तो फ्लक्स को किससे लिखा था? फाई से। जिसका भी फ्लक्स है वो आ जाएगा, जैसे विद्युत फ्लक्स है तो ई सदिश, चुंबकीय फ्लक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी सदिश, और गुणा आ जाता है उसका क्षेत्रफल, यानी फाई बराबर आ जाएगा ई सदिश डॉट एस सदिश। कक्षा 11वीं समय पता है कि ये कौन सा गुणनफल है? बिंदु गुणनफल। क्या होता है बिंदु गुणनफल? दो सदिश राशियों का ऐसा गुण जिससे एक अदिश राशि प्राप्त हो। दो सदिश राशियों का गुणा करें और अदिश राशि प्राप्त हो तो ऐसे गुणनफल को कहते हैं हम बिंदु गुणनफल। और यदि गुणा करने पर सदिश राशि प्राप्त होती तो हम कहते हैं इसे क्रॉस गुणनफल या वेक्टर गुणनफल। तो इसे खोलेंगे तो कैसे खोलते हैं ये सीख लो, बहुत काम की चीज है, जरूरत पड़ेगी डेरिवेशनों में। पहले सदिश का परिमाण आता है, फिर दूसरे सदिश का परिमाण, और इनके बीच के कोण की क्या आती है? कोज्या। तो विद्युत फ्लक्स का फाइनली सूत्र हो गया ये। अब विद्युत फ्लक्स में क्या होता है ये अपने दिमाग में बैठाओ कि विद्युत फ्लक्स में क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। क्या गुजरती है बेटा? क्षेत्र रेखाएं। जैसे पानी के फ्लक्स में पानी गुजरेगा, वायु के फ्लक्स में वायु गुजरेगी, ऐसे ही विद्युत फ्लक्स में क्या गुजरेगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इन्हीं की संख्या को कहते हैं फ्लक्स। तो इनके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? क्षेत्रफल। जो हम इनके रास्ते में रख देते हैं, ये कोई क्षेत्रफल रख दिया तो अब इससे ये गुजर जाएंगी। आ रही बात आप समझ में? तो ये कोई पृष्ठ है या सतह है, तो इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कौन सा है? ये है निर्गत फ्लक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? फाई। ये तो प्रवेश कर रहा है और ये इससे बाहर निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है जो किसी लंबवत रखे पृष्ठ से निकल रही है। किससे निकल रही है? लंबवत रखे पृष्ठ से। आगे समझ में आपके? इसके लिए हमें क्या चीज सीखनी थी? ये जो पृष्ठ रखा है इसके क्षेत्रफल की दिशा। और इसके लिए बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। या तो आप उस तल को अंगूठा दिखा दिया करो, जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड की दिशा देखना चाहता हूं तो ये हो जाएगी लंबवत बाहर की ओर। दूसरी साइड का देखूंगा तो हो जाएगी अंदर की ओर। ऐसे हम किसी घन का निकाल सकते हैं। घन में 6 फलक होते हैं और उनमें से किसी भी फलक में आप ये दिखाना चाहते हो आप, ठीक है, तो उस फलक को या तो अंगूठा दिखा दो या उस फलक में आप क्या कर दो? छेद। तो उसमें यदि हम कोई चीज भर देते हैं वो किधर बाहर निकलेगी, इसका उत्तर हम उससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, वो विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश का क्या है? अदिश गुणनफल है। मैंने एक छोटे से अल्प क्षेत्रफल से आपको बताया था और उसमें उत्तर आया था डी फाई बराबर ई सदिश डॉट डी एस सदिश। इस सूत्र पे आप जरा ध्यान दीजिए। देखो, क्षेत्रफल डी लगाने से कम हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो गया है? कम। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप खुद ही देख लो, मान लो यहां ऐसे 50 तीर चल रहे होते हैं, लेकिन इससे तो कितने गुजरते? क्षेत्रफल से 4। यदि और छोटा कर देते, हम इतना छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते तो सिर्फ कितने गुजरते? 2। तो यदि क्षेत्रफल कम तो फ्लक्स भी क्या होगा? कम।
लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि हम कोई संपूर्ण पृष्ठ से निकालना चाहें, मान लो ये कोई हमारा पृष्ठ है, इसके अंदर मैं कोई अल्पांश क्षेत्रफल ले लेता हूं, भीतर ये आवेश मौजूद हैं, मान लो ये आवेश Q है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी इस तरीके से, ये E सदिश, और यहाँ पर अल्पांश की दिशा हो जाएगी ये DS सदिश, और ये मान लो इनके बीच में क्या है, थीटा। तो किसी बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स हो जाएगा, बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स के लिए हम कैसे व्यक्त करते, देखो फाई बराबर होल इंटीग्रल, ये बंद हो गया, देखो ये चिन्ह जो बना रहा हूं ये किसको बताता है, बंद को। यदि पृष्ठ बंद है तो ऐसे हम देखो चारों ओर घुमा के इसको क्या कर देते, बंद, और यहां पर आ जाएगा डी फाई। डी फाई का समाकलन करने से पूरा फ्लक्स आ जाता है। 11वीं में आपने हल्का सा समाकलन देखा होगा। अब हम इसमें मान रख देते हैं, तो फाई बराबर आ जाएगा होल इंटीग्रल ऑफ डी फाई कितना है, ई सदिश डॉट डीएस सदिश। तो किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स किस सूत्र से व्यक्त होगा, इस सूत्र से। ठीक है, तो आप ये चित्र बना लेना, ठीक है, और चित्र बनाने के बाद हम आपको बोल के लिखा देंगे। ठीक है, तो बेटा आप जल्दी से चित्र बनाइए, और समझ में आ गया तो आप खुद ही बना सकते हैं चित्र। ये क्या है, बंद पृष्ठ है, मैं लिख देता हूं, ये कोई बंद पृष्ठ है, और ये कोई यहां पे लिख देता हूं अल्पांश क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल ये वाला। आप लिख लीजिए इसमें आगे, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान निम्न होगा। ये नोट कीजिए आप, फाई बराबर होल इंटीग्रल ऑफ डी फाई, और ये नीचे वाला नोट कर लीजिए, फाई बराबर होल इंटीग्रल ऑफ ई सदिश डॉट डी एस सदिश। मेरे हिसाब से यहां तक आपको ये विद्युत फ्लक्स क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या दिमाग लगाना है, जो हमारी मेन राशि है आगे गाउस की प्रिम आएगी, उसके लिए ये है विद्युत फ्लक्स, आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। और विद्युत फ्लक्स में हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, एक तो पड़ेगी देखो ई सदिश की, और दूसरी जरूरत पड़ेगी हमको अल्पांश क्षेत्रफल डीएस सदिश की। इनके बीच में कितना कोण बनेगा उसकी भी हमें क्या होगी, आवश्यकता, क्योंकि मुझे यदि फ्लक्स निकालना है तो परिभाषा क्या कहती है, मैं आगे लिखाऊंगा। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बताती है, इस सूत्र को बताती है। आप किसी भी बंद पृष्ठ से फ्लक्स निकालना चाहते हो तो उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो डीएस सदिश और एक है ई सदिश, और इनका आपको बिंदु गुणनफल आना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये जो फ्लक्स निर्गत है किसी भी बंद पृष्ठ का, तो ये किस राशि पर डिपेंड करता है और किस पर नहीं। तो मैं देखना चाहूंगा, देखो ये जो निर्गत फ्लक्स है, एक तो निर्भर करेगा नंबर 1 आवेश के परिमाण पर, Q के परिमाण पर, जो भी आवेश होगा उसके परिमाण पर निर्भर करता है। दूसरा किस पर निर्भर करेगा,
आवेशों के मध्य के माध्यम पर निर्भर करेगा कि इनके बीच में हमने माध्यम कौन सा भरा है। आवेश का परिमाण ज्यादा है, ठीक है, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। उनके बीच में माध्यम कौन सा है, तो भी ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज। एक किस पर निर्भर कर सकता है ये फ्लक्स, आवेश की प्रकृति पर। जो भी आवेश है उसकी किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर। यानी आवेश प्लस है या माइनस है, उसके हिसाब से फ्लक्स निकलेगा या प्रवेश करेगा। दूसरा, परिमाण कम है या ज्यादा है, और तीसरा हो जाएगा माध्यम। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि फ्लक्स का मान किस चीज पे डिपेंड करता है। दूसरा, किस पे डिपेंड नहीं करता है, उसके लिए हम देखना चाहें तो देखो, ये आवेशों के मध्य कितनी दूरी है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये आवेश है, एक आवेश इधर रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो दूरी है आवेशों के मध्य कम है ज़्यादा है किसी निकाय में, तो उनके मध्य की दूरी पर निर्गत फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। आगे हम देखना चाहेंगे कि आवेश किस तरीके से वितरित है। आवेश को हमने किसी वस्तु को दिया है और उसका वितरण किस प्रकार से है, तो आवेश के वितरण पर भी ये निर्भर नहीं करता है। यानी हमने ये 2 पॉइंट निकाल लिए। किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स है, उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेशों के बीच की दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। उस पृष्ठ पर हमने आवेश कैसे बांटा है, किस तरीके से वितरित किया है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ऊपर की ये जो 3 बातें, इन पे क्या करता है, वो डिपेंड। इसके बाद हम ये देखेंगे तीसरे नंबर पर कि विद्युत फ्लक्स का मान कब शून्य हो सकता है, यानी शून्य कब होगा वो। क्लियर? तो आप नोट कर लीजिए, मैं लिखा देता हूं दोनों पॉइंट। आप स्पेशल नोट हेडिंग डाल लीजिए और उसमें लिखना है आपको नंबर 1 पॉइंट डाल के लिखिए, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, किसी भी निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से संबद्ध आवेशों के परिमाण, उस पृष्ठ से संबद्ध आवेशों के परिमाण, उनके बीच के माध्यम, और उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। लिख लिया होगा शायद। देखो, आप आसानी से सोचो ना, पहला पॉइंट वैसे ही याद हो जाएगा आपको कि विद्युत फ्लक्स का मान है। सबसे पहले बच्चे का दिमाग जाएगा सूत्र पर कि विद्युत फ्लक्स का मान किस पे डिपेंड है, किस पे नहीं है, तो सूत्र पे जाएगा वो। तो सूत्र क्लियर बता रहा है, एक तो ई आ रहा है, एक डी एस आ रहा है, और इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा, है ना। इससे देख रहा है हमको, ये सूत्र कह रहा है फ्लक्स, देखिए ई ज्यादा होगा, ठीक है, एस ज्यादा होगा, या हम कॉस थीटा का मान मैक्सिमम लेंगे, ये तीनों स्थिति अधिकतम होंगी
तो ये सूत्र से हम निकाल सकते हैं कि फाई का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सूत्र से स्पष्ट पता चल रहा है, ई पे डिपेंड है, एस पे डिपेंड है, और किस पे डिपेंड है, उनके बीच के थीटा पर। ठीक है। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस पे डिपेंड होती है, हम आसानी से निकाल सकते हैं, आवेश के परिमाण पर। आवेश का परिमाण ज्यादा होगा, तीव्रता क्या होगी, ज्यादा। दूसरा हम देख सकते हैं कि जो ये विद्युत बल है वो किस पे डिपेंड करता था, माध्यम पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम पे डिपेंड है, तो हम कह सकते हैं इससे फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट आसानी से, परिमाण और माध्यम आ गया। प्रकृति से क्या फर्क पड़ेगा यदि प्लस है, किसी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो हम समझ जाएंगे एक अलग प्रकार का फ्लक्स होगा। और यदि किसी बंद पृष्ठ से नेगेटिव फ्लक्स घिरा हुआ है तो अलग प्रकार का फ्लक्स होगा। और होगा क्या, हम देखो अगला पॉइंट इसी का बना सकते हैं। कैसे, यदि किसी पृष्ठ में धनावेश मौजूद है तो धनावेशित पृष्ठ से फ्लक्स बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो इसे क्या कहेंगे हम, निर्गत फ्लक्स। कोई चीज बाहर निकलती है तो उसे कहते हैं हम निर्गत। नेगेटिव में देखना चाहेंगे हम तो इसमें फ्लक्स प्रवेश करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही तो फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश कर रही है, ठीक है, तो इसे कह देंगे हम प्रवेशित फ्लक्स। क्लियर। निर्गत फ्लक्स को कैसा मानते हैं हम, पॉजिटिव, यानी फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक, निकल रहा है, हमको कोई चीज मिल रही है। और प्रवेशित फ्लक्स को कैसा मानेंगे हम, नेगेटिव। तो अगले पॉइंट में लिखिए, आपने ये लिख लिया किस किस पे डिपेंड करता है, नहीं तो पहले इसको नोट करेंगे। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी उनके वितरण पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है। देखो इन दोनों पॉइंटों के बाद हम तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये रहा, लिखो। किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स को धनात्मक, किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स को धनात्मक और किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स को धनात्मक और प्रवेशित फ्लक्स को, और प्रवेशित फ्लक्स को ऋणात्मक मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं। लिख लिया होगा। देखो मानते हैं का मतलब ये, हमने ऐसा मान लिया है कि निकलने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव चिन्ह दे दिया और प्रवेश करने वाले को क्या दे दिया, नेगेटिव। ये चीज हमें मिलेगी इसलिए प्लस, और ये हमसे जाएगी तो माइनस। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब चौथा स्पेशल पॉइंट ये आता है कि विद्युत फ्लक्स का मान कब कब जीरो हो सकता है। आप स्वयं सोचेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। हमें यह सोचना है कि विद्युत फ्लक्स का मान कब कब शून्य हो सकता है।
तो ये आप चौथा पॉइंट डाल लीजिए और थोड़ा सोचना। लिखो चौथे पॉइंट में, निम्न स्थितियों में किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान शून्य हो सकता है। निम्न स्थितियों में विद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो सकता है। अब कौन कौन सी स्थितियां हैं? देखो, पहला पॉइंट तो हमने ये बताया था आपको, किस पे डिपेंड है। दूसरा पॉइंट था किस पे निर्भर नहीं करता है। क्लियर? निर्भर करता है, नहीं करता है, और धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स किसे कहते हैं। चौथे पॉइंट में आ जाएगा, देखो, शून्य। क्यों? देखो, कोई भी भौतिक राशि हो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस राशि को बदला कैसे जा सकता है। किसी भी राशि को तो बदलने को क्या कहते हैं? ये किस पे निर्भर है। अपने आप दिमाग आ जाएगा कि विद्युत फ्लक्स की निर्भरता देखनी है। इसी का जस्ट उल्टा होता है कि ये किस पे निर्भर नहीं करता है, तो अनिर्भरता। निर्भर किस पे कर रहा है, ये आप स्वयं निकाल सकते हो। Q का परिमाण हो जाएगा, Q का क्या हो जाएगा? परिमाण। और दूसरा हो जाएगा, देखो यहां पर हम ले लेते हैं Q का परिमाण, और दूसरी चीज हो जाएगी Q की प्रकृति, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा माध्यम। अनिर्भरता है वितरण आवेश का और उनके बीच की दूरी। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आता है पॉजिटिव, और दूसरा आ जाएगा नेगेटिव विद्युत फ्लक्स। तो आसानी से याद रह जाता है कि हमें क्या करना है। अब ये तीसरा पॉइंट खुद कह रहा है कि कौन सा फ्लक्स रह गया, प्लस और माइनस के बीच में कौन सा आता है? जीरो। तो यानी हमें शून्य फ्लक्स देखना है, और उसकी ये चार स्थितियां हैं। आप खुद ही सोचेंगे तो हमें उत्तर आ जाएगा चौथे का। तो चौथे में देखो, ए पॉइंट मैं आपको बताऊं, जीरो होने के लिए हमारे पास E का मान क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो E जीरो कब हो सकता है? जब विद्युत क्षेत्र नहीं हो। विद्युत क्षेत्र नहीं हो यानी आवेश ही नहीं हो। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध आवेश का मान शून्य हो, तो उससे निर्गत फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य। ये मान लो मैंने कोई पृष्ठ लिया है, और इस पृष्ठ में आवेश बराबर क्या आ रहा है? जीरो। आवेश है ही नहीं, तो फाई का मान इससे क्या आएगा? फाई बराबर भी जीरो। आप नोट कर लीजिए। जब पहला ए पॉइंट डाल के नोट कीजिए, जब किसी बंद पृष्ठ में आवेश ही उपस्थित ना हो, यानी Q बराबर जीरो हो, देखो यहां पर जो आवेश देखा जाता है वो कौन सा आवेश देखा जाता है? नेट आवेश, यानी प्लस और माइनस दोनों से मिलाने के बाद जो आवेश आता है, ठीक है, वो है। यानी हर पदार्थ के अंदर आवेश तो पहले से ही मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर, और क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन जो नेट आवेश है
वो कितना आ रहा है, मान लो 0, तो फ्लक्स भी क्या आएगा, 0। दूसरे पॉइंट में आ जाएगा, इसी से सोच के निकल जाएगा Q बराबर 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस बंद पृष्ठ में समान मात्रा में धनावेश हो और उतनी मात्रा में क्या हो, ऋणावेश। यानी जितने धन के हैं उतने ही क्या हो, ऋण के हों। जैसे मैंने ले लिया प्लस के 2 कूलाम आवेश आ गया, माइक्रो कूलाम ले लो, चलो ये है, और यहां पर आ जाएगा 3 माइक्रो कूलाम, और यहां पर ले लो 1 माइक्रो कूलाम, और एक ले लो आप प्लस के 2 माइक्रो कूलाम। तो आप देखेंगे इसके अंदर जितने प्लस के हैं उतने ही क्या है, माइनस के। तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि यदि प्लस Q आवेश और दूसरा माइनस Q आवेश मौजूद है, तब भी फ्लक्स का मान क्या आएगा, 0। तो ये हो जाएगा B और ये पॉइंट हो जाएगा C। आप ध्यान से सुनिए, एक ही पॉइंट से बन जाएंगे ये, आवेश 0 आना चाहिए। अब आवेश 0 कब आ सकता है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, फ्लक्स 0। आवेश 0 करना है तो समान मात्रा में आप धनावेश ले लीजिए और उतने ही क्या ले लीजिए, ऋणावेश। तो टोटल जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तीसरी पोजीशन में क्या हो सकता है, आप देख रहे हो ये माइनस Q और प्लस Q किसको बता रहा है, ये विद्युत द्विध्रुव को बता रहा है, ठीक है। तो हम ले सकते हैं, ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। आप आगे इसे पढ़ोगे, इसमें विद्युत माने आवेश और द्वि माने क्या हो गया, 2। तो आवेश के कितने ध्रुव है, 2, प्लस और माइनस, आगे पढ़ोगे इसके जस्ट बाद। तो आप लिख लीजिए बी पॉइंट में, जब किसी बंद पृष्ठ में समान मात्रा में धनावेश एवं ऋणावेश उपस्थित हों, जब किसी बंद पृष्ठ में समान मात्रा में धनावेश और ऋणावेश उपस्थित हों, इसी के साथ तीसरा पॉइंट भी नोट कर लीजिए, सी में क्या हो जाएगा, जब किसी बंद पृष्ठ में विद्युत द्विध्रुव रखा हो, जब किसी बंद पृष्ठ में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हो, देखो विद्युत द्विध्रुव रखा होगा तो क्या होगा, प्लस Q आवेश से जितनी क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी, माइनस Q आवेश की वजह से उतनी ही क्या करेंगी, प्रवेश। धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं। तो विद्युत द्विध्रुव की खासियत क्या होती है, दोनों आवेशों के परिमाण समान होते हैं, लेकिन दिशा क्या वो चिन्ह प्रकृति क्या होती है इनकी, विपरीत। एक धनात्मक प्रकृति का होता है और दूसरा होता है ऋणात्मक प्रकृति का। तो देखो इससे चौथा पॉइंट हाथ पड़ गया हमारे खुद ही। मैंने आपको बताया ना, पढ़ाई स्वयं एक पॉइंट आ जाता है तो दूसरे उससे आसानी से निकल के आ जाते हैं। Q बराबर 0 का जैसे पता लगा, Q0 हम ऐसे भी कर सकते हैं, और एक तरीके से ये भी Q0 ही है, जोड़ें तो तीनों पॉइंट एक ही से जुड़ गए ना। और 0 का हिंट कहां से मिला हमको, माइनस आ गया, प्लस आ गया, तो कोई राशि का कौन सा मान बचा, बस 0। तो चौथा पॉइंट क्या हाथ पड़ा हमको, देखो डी पॉइंट में हो जाएगा, बाहर निकल रहा है फ्लक्स, उसे कहते हैं हम आगम, ठीक है।
और प्रवेश करता है उसको क्या कहते हैं हम, निर्गम। ये पर्यायवाची शब्द है। तो जब आगम फ्लक्स, इससे आगम होगा, आगम फ्लक्स किसके बराबर हो, निर्गम फ्लक्स के। देखो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम फाई इन, यानी जो प्रवेश कर रहा है फ्लक्स, बराबर हो जाएगा फाई आउट, जितना प्रवेश कर रहा और उतना ही बाहर निकल रहा। तो हमारा नेट फ्लक्स क्या आएगा इस स्थिति में, 0। तो चौथा पॉइंट डाल, डी पॉइंट डाल के लिख लीजिए, जब किसी बंद पृष्ठ में, जब किसी बंद पृष्ठ में आगम फ्लक्स निर्गम फ्लक्स के बराबर हो, देखो नहीं समझ में आए तो आप ये नीचे लिख लेना, आगम फ्लक्स निर्गम फ्लक्स के बराबर हो तो आगम को क्या बोलेंगे, फाई इन, और निर्गम को क्या बोलेंगे, फाई आउट। यानी जो बाहर निकलता है फ्लक्स उसे कहते हैं फाई आउट या निर्गम, और जो प्रवेश करता है उसे कहते हैं फाई इन या आगम। क्लियर? आप यदि सोचेंगे तो एक स्थिति और हो सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है वो, और उस स्थिति में भी विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो आप 5 पॉइंट डाल लीजिए उसका। 5वां पॉइंट, देखो ये 4 पॉइंट तो हो गए चौथी स्थिति के, आप इंपॉर्टेंट है ये 5वां पॉइंट डाल लीजिए। और मैं इसको देखो 1 मिनट आपको समझाऊं। हमेशा पढ़ाई का एक ऐसा तरीका होता है कि आपको शुरू की चीज आ जाती है तो अगली चीज के लिए, ठीक है, अगले ज्ञान के लिए आपको स्वयं रास्ता मिल जाता है। जैसे मैंने देखा शुरू में निर्भरता, तो अपने आप दिमाग दौड़ जाएगा अनिर्भरता, ठीक है। तो इसी से मुझे हिंट मिल गया। यहां पे आपने देखा 0 के ये हैं सब, इसी से यहां हिंट मिला। अब हमको इससे एक और हिंट मिल रहा है फाई इन और फाई आउट से, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसी स्थिति कब बनती है, जितना प्रवेश करे उतना ही बाहर निकले। तो हम कह सकते हैं उसके लिए हमारा क्षेत्र कैसा होना चाहिए, समरूपी विद्युत क्षेत्र। कैसा क्षेत्र होना चाहिए बेटा, समरूपी विद्युत क्षेत्र। हमने आपको बताया समरूपी विद्युत क्षेत्र में ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक स्थान पर रखा एकांक धनावेश समान विद्युत बल अनुभव करे, यानी कहीं भी रख दो उस पर समान बल लगेगा। और क्या खासियत बताई थी, समरूपी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, समदूरस्थ, यानी उनके बीच की दूरी कैसी होती है, समान। तो समरूपी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई बंद पृष्ठ रख दिया है हमने, तो उसमें यह स्थिति बन जाएगी फाई इन बराबर फाई आउट। तो उससे भी निर्गत फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। जितना प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो हम अगला पॉइंट कह सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, समरूपी विद्युत क्षेत्र में रखे, समरूपी विद्युत क्षेत्र में रखे समरूपी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होता है, क्योंकि आगम फ्लक्स निर्गम फ्लक्स के क्या होता है, बराबर होता है।
समझ गए? अब क्या रह गया, है ना? आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमने ये लिखा था फाई बराबर ई सदिश डॉट एस सदिश, और इसमें लिखा था ई एस कॉस थीटा। इनके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, अब तक हमने कहाँ लिखा है देखो। तो इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो सिंपल सी स्थिति है, यदि इन दोनों के बीच में थीटा बराबर 0 है तो मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री है तो मिनिमम फ्लक्स हो जाएगा, यानी फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप अगला पॉइंट डाल लीजिए 6वें नंबर का। 6वें नंबर पे लिखिए आप, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत रखा हो, कोई पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत रखा हो, अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अर्थात थीटा बराबर, आप लिख लीजिए जितना थीटा आता है, लिख लिया आपने? देखो मैं आपको बताऊं, आपने थीटा ये लिखा होगा 90 डिग्री, ठीक है, और जो कि गलत है। थीटा 90 नहीं आएगा, मैंने क्या बोला है आप दोबारा से सुनिए। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल, कोई पृष्ठ लंबवत रखा हो, पृष्ठ लंबवत रखा है, क्या लंबवत रखा है, पृष्ठ। देखो मैं आपको समझाऊं, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं और ये मेरा जो हाथ है ये क्या है, मान लो कोई पृष्ठ है, तो विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ कैसे रखा है, लंबवत। आ रही बात आपकी समझ में? ये विद्युत क्षेत्र है और इसके ये पृष्ठ क्या हो जाएगा, लंबवत, क्योंकि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का, यही बोला है मैंने, है ना? लेकिन ये कोण बन किस किस के बीच रहा है, पृष्ठ के और विद्युत क्षेत्र के। आ रही समझ में? लेकिन हमारे पास यहां पर कोण किस किस के बीच में है, ये थीटा, ई सदिश और क्षेत्रफल सदिश। तो ई सदिश ऐसे है, बिल्कुल सही है। क्या क्षेत्रफल सदिश ऐसे है? नहीं, हमने आपको बताया था कि तल के कैसे होता है, वो लंबवत। ये तल है तो इधर हो जाएगा लंबवत। अरे ये जो मार्कर की दिशा है ये आपको बताएगी क्षेत्रफल सदिश की दिशा। ये पृष्ठ के लंबवत है और इधर यही दिशा किसकी है, विद्युत क्षेत्र की। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण आएगा, आप अच्छी तरह सोचोगे तो दोनों के बीच में कोण आ जाएगा 0 डिग्री। क्लियर? तो 0 डिग्री कोण होगा तो आप इसमें लिखेंगे फाइव बराबर आ जाएगा ई एस कॉस 0, यानी फाइव बराबर आ जाएगा ई एस, जो कि क्या होगा, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि कॉस का अधिकतम मान कितना होता है, 1, और वो किसके लिए आया, 0 के लिए। तो आप नोट करो थीटा बराबर 0 होगा, अतः फाइव बराबर ई एस कॉस 0, फाइव बराबर ई एस कॉस 0, या फाइव मैक्सिमम बराबर आ जाएगा ई एस। अब अगला पॉइंट लिखिए 7वें नंबर का।
जब विद्युत क्षेत्र E सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश, जब विद्युत क्षेत्र सदिश व क्षेत्रफल S सदिश एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हों, अर्थात थीटा बराबर देखो लिख लिया तुमने थीटा बराबर, और अब की बार सही लिखा होगा। देखो इस बार थीटा आएगा यहां पर 90 डिग्री। देखो मैंने इसलिए बोला है कि आप कभी कंफ्यूज ना हो और उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि किस किस के बीच कोण दिया हुआ है। देखो अभी जो मैंने बोला था आप ध्यान से सुन लीजिए। मैंने ये कहा था कि ई सदिश व एस सदिश लंबवत हैं। कौन कौन सदिश लंबवत है? ई सदिश व एस सदिश लंबवत है, यानी हमारा जो कोण है थीटा वो इन्हीं के बीच में। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यदि ये मैंने ऐसे बोला होता कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत है, क्षेत्रफल के नहीं, पृष्ठ के, तो फिर हमें पृष्ठ में क्षेत्रफल की दिशा निकालनी होती। क्यों? क्योंकि हमें यह देखना है कि थीटा तो ई और एस के बीच में। हमको एस दिया या नहीं? उसने एस नहीं दिया, उसने सिर्फ ये कहा पृष्ठ रखा है लंबवत, तो हमें निकालना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इस तरीके से लिखा दी है दोनों अलग अलग कि आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए मैंने अलग अलग बोला है। एक बार थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी का आपको आगे की पढ़ाई के लिए क्लियर हो जाएगा और आप ध्यान से उसे पढ़ेंगे। तो एक चीज रह गई, अब आपको खुद ही इशारा मिल गया होगा। भाई हमारे पास 360 डिग्री के कोण होते हैं और उन सभी कोणों में हम 3 कोण मेन ले लेते हैं। एक तो 0 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री और एक बच गया थीटा बराबर 180 डिग्री। तो अगला पॉइंट हो जाएगा थीटा बराबर 180 डिग्री का। इसे मैं डायरेक्ट लिखा दूंगा। तो लिखिए, लास्ट पॉइंट है, जब ई सदिश व एस सदिश के मध्य कोण थीटा बराबर 180 डिग्री हो, के मध्य कोण थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो आप निकाल लीजिए सूत्र से। देखो हम यहां पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा फाई बराबर आ जाएगा ई एस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान होता है -1। तो आप मान रखेंगे तो यह आ जाएगा फाई बराबर -के ई एस। क्लियर? तो हमारे पास 3 मान आए। ठीक है, एक में आया है प्लस के ई एस, दूसरे में आया है 0 और तीसरे में मान आया माइनस के ई एस। तो ये जो मान है वो तो हो जाएगा बेटा अधिकतम, और ये जो मान है वो क्या हो जाएगा? न्यूनतम। यानी इस मान को कह सकते हैं हम मिनिमम।
तो ये टॉपिक आपका क्लियर है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स वाला। आप यहाँ से कोई सवाल यदि आता है तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना है, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे हम टॉपिक पे चलते हैं और उस टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव। देखो इससे रिलेटेड सवाल हैं, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा के आपको बताएंगे, ठीक है, वहां पर हम क्लियर करेंगे आपको। या अभी देखना चाहो तो हम इससे रिलेटेड आपको सवाल बता सकते हैं, ठीक है। हमें ये देखना है निर्गत फ्लक्स का मान किसी भी पृष्ठ से कितना होगा। मैं हमने जस्ट फ्लक्स सीखा है, तो अब हम विभिन्न प्रकार के जो पृष्ठ वो दे देगा उनसे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, ठीक है, उसको सीखना चाहेंगे। तो इसके अंदर आप आगे पढ़ोगे, गाउस की प्रमेय आएगी, तो गाउस की प्रमेय में वो इस विद्युत फ्लक्स को जोड़ देता है जो हमने अभी पढ़ा है। तो जब हम गाउस की प्रमेय पढ़ लेंगे तो हमारे गाउस से संबंधित सवाल और इसके संबंधित जो सवाल हैं वो मिक्स हो जाएंगे और हमारे चीज जो दोनों से संबंधित है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। अभी यदि करेंगे तो गाउस से संबंधित अधूरे रह जाएंगे, इसलिए मैं इस टॉपिक के बाद पढ़ाना आपको ज़्यादा पसंद करता हूँ। देखो इसमें सिंपल बस सवाल है, वो तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ई सदिश एस सदिश बराबर ई एस कॉस थीटा, कोई भी कर लेगा, ई दे देगा, एस दे देगा, थीटा दे देगा। थीटा में जो कंफ्यूजन था मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। बिंदु गुणनफल है, आप कक्षा 11 से जानते हो, और तो कोई है ही नहीं इसका, ठीक है। अब खुला पृष्ठ और बंद पृष्ठ क्या होता है, घन है, एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। आप वर्ग देख रहे हो, ठीक है, तो ये खुला पृष्ठ हो जाएगा, एक सतह है, तो आप बंद और खुला भी निकाल सकते हो आसानी से। तो आप एक आध टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको सवाल क्लियर करा देंगे। तो अगला हेडिंग डालिए, यहां पर आप डाल लीजिए, नोट कर लीजिए, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, देखो इसकी कई डेरिवेशन है और आज ही आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। जब भी आप देखो, एक बार ये टॉपिक क्लियर हो गया तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे विद्युत फ्लक्स क्लियर है, और हमें कोशिश ऐसे करनी है कि स्वयं यही लिखा हुआ है ना, यही उत्तर बता दे कि इसमें होगा क्या। मैं कई बार आपको बता चुका हूं विद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश, और द्वि का मतलब संस्कृत वर्ड है दो, दो ध्रुव होंगे इसमें, किसके, आवेश के। ध्रुवों की खासियत क्या होती है, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उनमें हम देख सकते हैं कि दिशा अलग अलग होती है, परिमाण समान होता है और दिशा उनकी क्या होती है, अलग अलग। तो ऐसे ही हम यहां पर दिमाग लगाएं कि आवेश कितने होंगे, दो होंगे, और जिनके परिमाण क्या होंगे, समान। ध्रुव से देखा, ध्रुव दो है, मान लो कोई भी चीज है, जैसे आपने देखा होगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये शब्द सुना भी होगा आपने। यहां पर टॉपिक में विद्युत ध्रुव है तो मेरा दिमाग दौड़ गया, यहां पर आवेश होगा, और आवेश भी कैसा होगा, दो हैं वो, तो एक यदि माइनस आवेश होगा तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, प्लस। तो विद्युत ध्रुव में एक माइनस आवेश होगा और दूसरा हो जाएगा प्लस। तो दो खासियत निकल के आ गई, एक तो आवेशों का परिमाण समान है और एक इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत। तीसरी खासियत क्या होती है कि यदि
ऐसे आवेशों को हम अति निकट रख दें, बहुत कम दूरी पर रख दें इन दोनों आवेशों को। देखो एक तो ये जोड़ा बन गया, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हैं जिनका परिमाण समान है और प्रकृति विपरीत है, तो ये आवेशों का क्या हो गया, युग्म, पेयर। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको जोड़ा। और ये यदि बहुत कम दूरी पर स्थित हैं, बहुत ही कम दूरी मतलब ये समझो परमाणविक दूरी कौन सी होती है, एंगस्ट्रम, और एक एंगस्ट्रम में कितनी दूरी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। तो मेरे हिसाब से बहुत कम दूरी है, यानी 1 मीटर के आपको अरबों टुकड़े करने पड़ेंगे, 1 मीटर के अरबों टुकड़े करेंगे तब जाके एक एंगस्ट्रम आएगी। तो इतनी कम दूरी पर यदि आवेशों का ऐसा जोड़ा मौजूद है तो उस जोड़े को हम क्या नाम दे देते हैं, विद्युत द्विध्रुव। आप एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हो जिसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नमक, NaCl। तो Na पर आवेश होता है, आप जानते होंगे, प्लस, और Cl पर क्या होता है, माइनस। और ये परमाणु है और ये भी परमाणु है, तो इनके मध्य के जो दूरी होगी इनके मध्य की, वो कौन सी कोटि की होगी, एंगस्ट्रम की कोटि की। तो ये बहुत कम दूरी है, तो इस NaCl को मैं क्या कह सकता हूं, एक विद्युत द्विध्रुव, एक धन ध्रुव और दूसरा क्या हो जाएगा, ऋण ध्रुव। क्लियर? तो मैं इसका चित्र बना देता हूं विद्युत द्विध्रुव का और फिर हम परिभाषा बनाएंगे। देखो, तो मैं समझाने के लिए मैं ये लाइन दूर खींच रहा हूं, इसको नाम दे देते हैं हम A, इसको नाम दे देते हैं हम B। A पर आवेश ले लेते हैं -Q और B पर आवेश हो जाएगा +Q, और इनके मध्य बिंदु को नाम दे दिया है मैंने O। ठीक है, और इनके बीच की दूरी को ले लेता हूं मैं स्मॉल a। क्लियर? तो आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए अपनी कॉपी में। मैं कैसे परिभाषा बना रहा हूं वो भी आपको तरीका बताऊं। देखो, मैं यहां चित्र देख के, परिमाण क्या है, समान, और प्रकृति क्या है, विपरीत, और कैसे मौजूद है, ये अति निकट स्थित है। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का ऐसा जोड़ा जो बहुत पास स्थित हों, अति निकट मौजूद हों, ऐसे जोड़े को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो आप नोट कर लीजिए, लिखिए, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का ऐसा जोड़ा, विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का ऐसा युग्म, कोई सा शब्द लिख लीजिए, विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का ऐसा युग्म जो अति निकट स्थित हो, जो अति निकट स्थित हो, जो अति निकट स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आप ये चित्र बना लीजिए, A पर -Q आवेश है, B पे प्लस है, और ये मध्य बिंदु O है, और ये है A। अब आप इसमें समझिए, चित्र बन गया हो तो कुछ चीज आपको सीखनी है इसमें से, विद्युत द्विध्रुव आ गया होगा समझ में।
तो इससे संबंधित कुछ डेरिवेशन है हमारे कोर्स में, तो वो डेरिवेशन तभी समझ में आएंगी जब ये आ जाएगा। तो क्या समझना हमको, देखिए इसका जो मध्य बिंदु है विद्युत ध्रुव का, उसको हमने किससे दर्शाया, ओ से। तो मध्य बिंदु को क्या नाम दे देंगे हम, केंद्र बिंदु, सेंटर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, केंद्र बिंदु। और दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, ये वाली, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, अक्ष रेखा। समझ गए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष रेखा कहलाती है। और अक्ष रेखा के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम, केंद्र बिंदु। और एक और रेखा होती है, देखो मैं यहां बना देता हूं आपको, ये माइनस क्यू आवेश, ये हो जाएगा प्लस क्यू आवेश, ये इसका सेंटर, ये अक्ष रेखा। अक्ष रेखा के लंबवत और केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम, निरक्ष रेखा। देखो यहां पर लू में तो ये अक्ष रेखा के लंबवत है, लेकिन केंद्र बिंदु से नहीं गुजर रही, तो ये निरक्ष नहीं हो सकता। अरे ना बात समझ में, ये भी निरक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि ये केंद्र बिंदु से तो गुजर रहा है, लेकिन अक्ष रेखा के लंबवत नहीं है। अरे ना बात समझ में। तो हमें क्या करना होगा, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि अक्ष रेखा के लंबवत होना चाहिए, और दूसरा वो कहां से गुजरना चाहिए, केंद्र बिंदु से। तो निरक्ष रेखा ये हो जाएगी, ठीक है। हम डॉट डॉट से बनाना चाहें तो ये हो जाएगी निरक्ष रेखा। क्लियर। यहां पर थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, यहां पर थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, और इधर थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्या सीखा हमने, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष रेखा, मध्य बिंदु केंद्र बिंदु, और इसके लंबवत गुजरने वाली रेखा निरक्ष रेखा। आवेशों के मध्य की जो दूरी है उसको मैंने कौन से सिंबल से व्यक्त किया है, स्मॉल ए से। और इसे कौन सी दिशा में मापते हैं हम, ये ध्यान रखना, दूरी का जो मापन है वो हम मापते हैं माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। हमेशा ध्यान रखना, आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है विद्युत ध्रुव में, वो नेगेटिव से मापी जाती है पॉजिटिव की। इन पॉइंटों का आप ध्यान रखना और चित्र बना लेना आप, ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है, और लिखिए इसमें। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष रेखा कहलाती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष रेखा कहलाती है। इसके मध्य बिंदु को केंद्र बिंदु कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को केंद्र बिंदु कहते हैं, जिसे ओ से दर्शाया गया है, जिसे चित्र में ओ से दर्शाया गया है। इसे ओ से दर्शाया गया है। विद्युत ध्रुव के आवेशों के मध्य की दूरी को लिखिए आप
विद्युत ध्रुव के आवेशों के मध्य की दूरी को स्मॉल ए से व्यक्त किया गया है। स्मॉल ए से व्यक्त किया है। लिखो आवेशों के मध्य दूरी को ऋण आवेश से, आवेशों के मध्य की दूरी को ऋण आवेश से धनावेश की ओर मापा जाता है। ऋणावेश से धनावेश की ओर मापा जाता है। इसके बारे में लिख लीजिए निरक्ष रेखा के बारे में। अक्ष रेखा के लंबवत, अक्ष रेखा के लंबवत, अक्ष रेखा के लंबवत केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा, अक्ष रेखा के लंबवत और केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा निरक्ष रेखा कहलाती है। निरक्ष रेखा कहलाती है। अक्ष रेखा के लंबवत केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? निरक्ष रेखा। ठीक है, आप ये चित्र बना सकते हो, उसे क्लियर हो जाएगा निरक्ष रेखा कौन सी, अक्ष रेखा कौन सी। आगे जो इसकी डेरिवेशन है उनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये अक्ष है, ये निरक्ष है। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, ये सारी जो रेखा है ना, ये टोटल इमेजिन है। मतलब ये जो रेखाएं वो कैसी हैं? काल्पनिक हैं। वास्तव में कोई ध्रुव से रेखा नहीं जाती है कि वास्तव में कोई रेखा निकल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो अक्ष हम मानते हैं किसी दो चीजों के मध्य बिंदुओं को मिला रही है, उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सिस। दो पहियों को मिला रही है वो रेखा, उसे हम उस पहियों का क्या बोल देते हैं? अक्ष, उनकी धुरी। ठीक है, तो ऐसे ही ये हो जाएगा अक्ष, और इसके लंबवत होता है उसे क्या बोलते हैं हम? निरक्ष। आगे आप लिखिए विद्युत, अगला हेडिंग लिखिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण। अगला हेडिंग हो जाएगा विद्युत ध्रुव आघूर्ण। विद्युत ध्रुव आघूर्ण। देखो, जो विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है उसे हम P से व्यक्त करते हैं, और इसका सूत्र आपको निकालना है। तो देखो कैसे होगा। विद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण ले लो। एक आवेश तो था -q, दूसरा कौन सा था? +q। तो किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लो। मैंने प्लस का ले लिया, q आ गया। माइनस का भी परिमाण q है। और क्या लिखना होता है मुझे? आवेशों के बीच की दूरी। और आवेशों के बीच की दूरी मैंने कितनी मानी है? a। तो ये हो जाएगा P बराबर किसी एक आवेश का परिमाण गुणा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। विद्युत ध्रुव आघूर्ण हम देखना चाहते हैं, तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण के लिए एक सूत्र बन जाएगा। विद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर होता है किसी भी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं हम? विद्युत ध्रुव आघूर्ण। देखो, पका शब्द से याद आ रहा है। ठीक है,
तो इसको क्या कहेंगे हम? विद्युत दुर्वाघूर्ण। और ध्यान रखना ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो इसे हम किससे व्यक्त करेंगे? P सदिश से। इसकी जो दिशा होती है वो कौन सी होगी? माइनस आवेश से इसकी दिशा होती है प्लस आवेश की ओर। तो आप लिख लीजिए, हेडिंग तो ये है विद्युत दुर्वाघूर्ण, और इसमें नोट कीजिए आप जल्दी से। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है जिसे P सदिश से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसे P सदिश से व्यक्त करते हैं। इसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो देखो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तो ये याद रख लेना, किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। इस सूत्र से याद आ जाएगा, ठीक है, पक्का से। इसी से हम मात्रक निकाल सकते हैं। मैंने कहा था सूत्र आपको आता है, आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, परिभाषा दे सकते हो, मात्रक लिख सकते हो, विमा लिख सकते हो। यानी एक अकेला सूत्र 4 काम कर रहा है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण आया तो पक्का। इसका मात्रक क्या होगा? देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक आ जाएगा कूमी, यानी कूलम इंटू मीटर। क्लियर? इसका एक अन्य मात्रक और होता है, उस अन्य मात्रक को कहते हैं हम डिवाई। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? डिवाई। तो आप नोट कर लीजिए, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। कूलम इंटू मीटर होता है। और एक अन्य मात्रक डिवाई होता है। और एक अन्य मात्रक डिवाई होता है। तो देखो बेटा, परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया। अब हमें क्या निकालनी है? विमा। ठीक है, तो विमा हो जाएगी इसकी। देखो, आवेश की विमा हम जानते हैं A1 T1, और मीटर की क्या हो जाएगी? L1, यानी ये अटल हो जाएगी विमा, जिसे टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो और लिखेंगे सही तरीके से। तो ये हो जाएगी M0 L1 T1
A1। क्लियर? तो आप कैसे भी याद कर सकते हो। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो डिवाई है वो क्या है मात्रक। भाई एक पद्धति में थी कूलम इनटू मीटर को तो डिवाई कहते ही नहीं है, ये तो अन्य मात्रक है। तो और आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है। आज बस इतना ही।